कौन सा एंकर है जो आपको पसंद है थोड़ा? आपने सीधे गोली मेरे पे दागी है। मेरा कोई कसूर नहीं है। आपका डोमिसाइल यूपी का है, आप जौनपुर से हैं। आप आरजेडी जो बिहार की एक पार्टी है उसकी प्रवक्ता हैं। आपका वोट बिहार में है या यूपी में ही है? फिर वही अब वोट पे इतना तो बवाल चल ही रहा है। क्या ये सिलसिला जो आपका है राजनीति में खत्म होने जा रहा है चुनाव के बाद? जो अच्छा रहा, ये जो गर्मा गर्मी वाला थोड़ा माहौल हुआ, मैंने बोला और ना, ये हम देखिए, बिल्कुल देखिए, रखेंगे। मैं ना आपको ना, ये आप गोदी मीडिया वाले हैं। आप गोदी मीडिया वाले हैं। क्या लगता है नीतीश जी अगले चुनाव में फिर से हर बार जैसे ही होता है कि ये पार्टी का कम हुआ है, वोट उसका ज्यादा हुआ है, नीतीश जी पलट जाते हैं? पर केवल वो अकेले नहीं पलटते, आप लोग भी तो स्वीकार कर लेते हैं ना उनको। और आगे पूछिए। बहुत राजनीति की बातें हो गई हैं। हम कहते कोई हमारे गाल पे एक तमाचा मारेगा, हम पलट के दोनों मार देंगे। चारा घोटाला वाली बात हो, उसमें जब कोर्ट ने कार्रवाई की, वो 96-97 की शायद बात है, वो क्या बात करते हो आप लोग? आप लोग भी वैसे ही सवाल कर रहे हो जैसे कि गोदी मीडिया करती है। अरे बिल्कुल नहीं, मैं वैसा सवाल नहीं, हाँ। मैं सोची थी कि ठीक है, आप लोगों ने बोला कूल डाउन होकर। मेरा सवाल यह है कि आरजेडी में SC ST कम्युनिटी से कितनी महिलाएं हैं? नहीं जीत पाई, सीटें नहीं निकली। पॉलिटिक्स के दरवाजे आपके लिए खुले रहे। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य। इन्हें भी आप जान ही रहे होंगे। हमारे साथ में हमारे साथी बैठे हुए हैं, एंकर हेमंत यादव नाम है इनका। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग मिजाज के लोग अलग अलग तरीके का शो करते हैं, आखिर एक साथ कैसे? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम एक ये नया शो लेकर के आए हैं जहां पे मैं और हेमंत बात करेंगे अपने गेस्ट से। और इस शो में ना केवल प्रोफेशनल पॉलिटिकल बातें होंगी बल्कि पर्सनल बातें भी होंगी। और हमारी पहली गेस्ट है कंचना यादव। मैं आपको बता दूं कि हमारा इतिहास थोड़ा पुराना है। हम लोग साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं। उस समय क्रांति के बीज बोए जा रहे थे। मैं पत्रकारिता में आई, ब्लैकलिस्टेड हो गई टीवी से। अब ये सुना है कि बैन हो रही है। तो मैम, ये जो बैन होने वाली पूरी कहानी मैं सुन रही हूँ कि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप अपने पार्टी की तरफ से बोलती हैं, आपका यही काम है, मगर ये जो बैन वाली बात आई है, आखिर क्यों है? क्या ये कोई PR तो नहीं है ना कि नहीं हमें बैन कर दिया है, हम इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं? आपने सीधे गोली मेरे पे दागी है। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई PR का स्टंट नहीं है। हकीकत है, हकीकत ये है कि अगर PR का स्टंट होता तो अब तक कोई चैनल रिस्पॉन्ड तो किया होता ना। भाई इतने बड़े बड़े चैनल हैं और मैं उन पे आरोप लगा दूं ऐसे, तो दरअसल ये चैनल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। मैम, लेकिन एक और बात है, आप कह रही कि बैन वाली जो बात आई सोशल मीडिया पे खूब चली, मैंने भी देखा, लेकिन फिर भी आप दिन भर तो दिख ही जाती है स्क्रीन पे, किसी न किसी चैनल पे, किसी न किसी सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल पे। तो बैन फिर है कहाँ? आप तो हर जगह दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मोदी जी की मदर को, जो बहुत ही आपराधिक घटना एक तरीके से बिहार में गाली पड़ी थी, एक कोई व्यक्ति आया जिसका आरजेडी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, और उसको एक पॉलिटिक्स की तरफ से भुनाने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने कोशिश किया, और उसी पे डिबेट्स चलने लगे। और मैं उस चैनल के 3 चैनल पे उस दिन थी मैं डिबेट पे, और इसी यही सवाल पूछा गया कि भाई मोदी जी की माँ को गाली दिया आरजेडी और कांग्रेस ने, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से दिया। तो उस पर हमारा यही था कि कहाँ चले विश्वगुरु बनने चले थे और कहाँ विक्टिम बन गए। और जब आप ही विक्टिम का खेल खेलेंगे तो औरों की रक्षा कैसे करेंगे? तो हमने देखा कि एंकर कुछ तिलमिलाए से थे उस दिन, और मैं बड़े खुशी खुशी आई अपने घर वापस। शाम में जब डिबेट खत्म होता है तो नोएडा से अपने घर आई वापस, और मैंने ट्वीट भी 1-2 ऐसे किया था। तो उसको कह के और फिर एक चैनल से फोन आता है, मैं नाम नहीं ले सकती उस चैनल का, फोन आता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी वालों ने आपको बैन कर दिया। उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने क्या, आपका आज कहाँ पर डिबेट था? मैं बोली यहाँ। तो फिर बोले ऐसा क्या बोला आपने, बीजेपी वालों ने बैन कर दिया? मैं बोली ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोली भाई, कि जो ऑफेंड हो, मैं किसी को, है ना, बीजेपी की प्रवक्ता की तरह मैं किसी को गाली गलौज दूं, और मैं किसी को ऐसा तो की नहीं कुछ, फिर क्यों बैन किया? मैं बोली आप पूछ कर बताइए, और सबसे पहले कि बीजेपी कौन होती है मुझे बैन करने वाली? बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं आरजेडी की प्रवक्ता हूँ, आरजेडी ने बनाया। पर चैनल तो बीजेपी के हैं ना। तो सुनिए, तो ये बीजेपी मुझे बैन नहीं कर सकती। तो उन्होंने पूछा, फिर बोला कि नहीं आपने कोई ट्वीट किया था उस पे, मतलब ट्वीट पे बैन। ये ट्रोलर गैंग का क्या होगा फिर? जो ट्रोलर गैंग है वो, उसमें मोदी जी का कहीं नाम नहीं था। वो ट्वीट ऐसा था कि कोई इतना छोटा और ओछा राजनीति कैसे कर सकता है कि अपनी दिवंगत माँ पे राजनीति। ये तो हर कोई लिख रहा है, हर कोई बोल रहा है। फिर मुझे दरअसल वो ट्वीट का उस बहाना ले गया, मतलब वो लेकर गए वो लोग, लेकिन ये था ही नहीं इशू।
ये आज तक भी हम लोग ये पता करते हैं कि भाई क्यों बैन किया था, है ना, क्यों बैन किया था। फिर दूसरे दिन उसके नेक्स्ट डे 2-3 चैनलों पे 3 चैनलों पे फिर से हमारे पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति जी ने हमें दिया, और फिर उनका फोन आया कि सर नहीं, किसी और को दे दीजिए, इनको मत बैठाए, बीजेपी ने इनका बायकॉट किया। तो उस शक्ति जी ने बोला कि नहीं, पार्टी हम जिसको दे रहे वही जाएगी। तो फिर बोले नहीं नहीं, बीजेपी ने उनका बैन किया है, बायकॉट किया, हम उनको नहीं रख सकते। तो हमारे फिर शक्ति जी ने उस चैनल पे किसी और को नहीं भेजा। अच्छा, किसी और को फिर नहीं भेजा। तो फिर हाँ, अब थोड़ी सी और बता देती हूँ आपको। फिर एक चैनल था जिन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, हम अपने रिस्क पे कोटेड, और मैं उनको भेज भी दूंगी कि मैं उस चैनल पे बैठी थी जब सारे चैनल ने नहीं बैठाने से मना कर दिया था, वो चैनल ने मुझे बैठाया था, और मैं वो चैनल का ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगी कि कौन है वो। वहां पे बैठी 15 मिनट तक, बीजेपी के एक प्रवक्ता थे, 10 या 15 मिनट तक वो बैठे रहे। फिर बीजेपी ऑफिस से चैनल को फोन आने लगा कि इस लड़की को हटाइए, और जब उन्होंने बोला कि नहीं हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस प्रवक्ता को रखना है, तो उन्होंने अपने प्रवक्ता को हटवा लिया 15 मिनट बाद, फिर वो छोड़कर चले गए। तो इस तरीके से हुआ। फिर अगले दिन भी उस चैनल ने मुझे रखा अपने 7 बजे के शो में। बड़ा हिम्मती चैनल है फिर तो। हाँ, उस चैनल ने मुझे रखा अपने 7 बजे के शो पे, और बाकी चैनल जो थे तथाकथित कुछ निष्पक्ष भी कहे जाते हैं, वो उन्होंने भी, सब ने मना कर दिया था। फिर जब 2 दिन लगातार ऐसे हुआ, और हमने पहले ही दिन पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया था, तो पहले दिन होता कि चलो 1-2 दिन देख लेते हैं, हो सके ऐसे बोल दिया हो जाता, सीरियस इशू ना हो। तीसरे दिन फिर जब ऐसे हुआ, तो फिर आप सोचिए कि वोट अधिकार यात्रा में थे तेजस्वी जी उस समय, वो बीच रास्ते से दोपहर में उन्होंने सीधा हमसे बात किया, हम लोग से मीटिंग की, और बोले साफ साफ कि आरजेडी से कौन प्रवक्ता जाएगा ये आरजेडी डिसाइड करेगी, और कोई भी चैनल, हम खुद बात करते हैं, हमारे प्रवक्ता किसी से आप जिस लहजे में बात करोगे उस लहजे में बात कर लेंगे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता की तरह नहीं कि जो ऑन एयर दूसरे की प्रवक्ता को गाली देना, माँ बहन की गाली दी, इस तरीके से हमारे प्रवक्ता ये नहीं करते। तो जो चैनल हमें बैन करेगा, हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं को बैन करेगा, उस चैनल पे और कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। तो प्रवक्ता बनने से पहले आप जीएनयू में पढ़ाई कर रही थी। अक्टूबर 2023 में आपने आरजेडी ज्वाइन की प्रवक्ता के रूप में, मेरे ख्याल से डेट सही है ना? रिसर्च किया आपने। कॉपी लेके बैठे हुए तो विज्ञान की इतनी बड़ी जानकार आप पीएचडी स्कॉलर हैं, तो आरजेडी ने एक पीएचडी स्कॉलर को प्रवक्ता के रूप में क्यों चुना, और ये आपको कैसे लगा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, ये ना दो सवाल हैं। एक है आरजेडी ने क्यों चुना, और दूसरा है कि मैं क्यों आई, है ना। और दोनों सवाल एक जगह पे मर्ज होते हैं कि मैं आप तो हम तो साथ में रहेंगे। 2017 में मैं जेएनयू आई, और मैं लाइफ साइंसेस में एमएससी की, मास्टर्स की, और उसके बाद जेएनयू में आने के बाद फिर आप देखते हो कि फी हाइक मूवमेंट चल रहा होता है ना, अचानक से फीस बढ़ा दी जाती है, तो हम सब उसमें आंदोलन का पार्ट बनते हैं, भाई फीस हमारे यहाँ भी बढ़ता है। और एक लड़की के ऊपर हमारे ही डिपार्टमेंट से एक प्रोफेसर हैं, उन पे छेड़खानी का केस लगा हुआ था, तो उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा मतलब आंदोलन चला था जेएनयू में, हम उसके भी पार्ट थे। और फिर आरजेडी से हम वहीं से जुड़े, जब जेएनयू आए 2018 में छात्र आरजेडी विंग बना जेएनयू में। हमारे बहुत सारे छात्र जो सीनियर हैं उन्होंने सब मिलकर वो विंग बनाए, हमारे पहले कैंडिडेट वहां से लड़े, और हर साल लड़ते हैं। तो हमने देखा कि मेरी जो अपनी आइडियोलॉजी है ना, कहीं कुछ स्टैंड पे लेकर, और लगभग सारे स्टैंड पे लेकर वो कहीं आकर मिलती है, तो आरजेडी है। कारण ये है कि जो लेफ्ट और राइट की बाइनरी बना दी गई है जेएनयू में, चुनाव आते ही आपको वहां पर 8-10 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके छात्र विंग हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा ना, ये पूरा मीडिया और लेफ्ट भी चाहती यही हो, राइट भी चाहती यही हो, लेफ्ट एंड राइट की लड़ाई बना दी जाती है जेएनयू में, जबकि ऐसा नहीं है। तो वहां पर अदर पॉलिटिकल पार्टियों का भी छात्र विंग है। हम छात्र आरजेडी से जुड़े क्योंकि बहुत सारे डिटेल में उस पर जाऊंगी कि हाँ किन किन मुद्दों पर बिल्कुल जो है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाते हैं कि आइडियोलॉजी के तौर पर आरजेडी ही स्टिक है, बाकी तो इधर उधर होते रहते हैं। आपका डोमिसाइल यूपी का है, आप जौनपुर से हैं जी, और आप आरजेडी जो बिहार की एक पार्टी है उसकी प्रवक्ता हैं। आपका वोट बिहार में है या यूपी में ही है? फिर वही वोट पे इतना तो बवाल चल ही रहा है। बताते हैं, आप अगर इस सवाल पूछ रहे हैं कि आपका वोट कहाँ है, तो मेरा वोट जौनपुर में है। और आगे पूछिए आप। तो बिहार की राजनीति में आप सक्रिय क्यों? यूपी में क्या और पार्टी में? एक बात बताइए, लालू जी के आइडियोलॉजी के लिए, समाजवाद के आइडियोलॉजी के लिए, आरजेडी के आइडियोलॉजी के लिए कोई बाउंड्री होना जरूरी है क्या?
नहीं, बाउंड्री आरजेडी नेशनल पार्टी रही है, ये मत भूलिए, रही है। और सत्ता में आते ही हम लोग की पूरी कोशिश है और हमारी इच्छा भी है कि हम एक बार फिर से अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएंगे। तो किसी भी आइडियोलॉजी के लिए शरद यादव जी कहाँ से थे, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ से थे, ऐसे में हजारों नाम गिना दो। मोदी जी कहाँ से हैं, आपका विजन बड़ा है। मोदी जी कहाँ से हैं, क्यों आते हैं वो बनारस, क्यों नहीं गुजरात से चुनाव लड़ लेते? बताइए ना। ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति है ना, बहुत पर्टिकुलर चले जाना, अरे आप तो यहाँ से नहीं हो, आप तो वहां से हो। हमारे सांसद संजय यादव जी ऐसा नहीं है। और केसी त्यागी जी कहाँ से हैं जदयू में? तो आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं केसी त्यागी जी कहाँ से, पहले आप बताइए, केसी त्यागी जी हैं कहाँ से? आप बताइए। वेस्टर्न यूपी से। अच्छा। और कब से जदयू के सांसद और प्रवक्ता और चीफ प्रवक्ता रहे हुए हैं। तो ये जो लिमिट होती है ना, आपको लिमिट कर देना एक जोन में, ये बहुत खतरनाक राजनीति है। इसीलिए शायद हम दोनों लोग साथ में बैठे हैं, क्योंकि एकदम गंभीर की तरफ चला गया, पूरा राजनीति की ही बात हो रही है। और क्योंकि हमारा शो ऐसा है जिसमें हम सारी बातें करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग बैन की जो बात कर रहे थे, तो उससे मुझे याद आया, जब मैं ना रिसर्च कर रही होती हूँ टीआर फोबिया के लिए, तो मुझे सुन के फ्रस्ट्रेशन हो रही होती, गुस्सा आ रहा था, यार क्या बोल। आपके साथ कभी हुआ है कि माइक काट दिया तो आप झुंझला गए? मैंने आपको देखा नहीं कि कभी आप ऐसे गुस्से में उठ करके गई हूँ। तो कौन सा एंकर है जो आपको पसंद है थोड़ा? भले ही सारे वही हैं, गोदी मीडिया वाले ही, लेकिन उनमें भी कौन थोड़ा कम खराब है, कौन थोड़ा ज्यादा खराब लगता है आपको? देखिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंकर किसकी लाइन ले रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम आरजेडी की तरफ से भेजे गए आरजेडी के वकील हैं, और हम जब जाते हैं शो पर अपना समय देकर जाते हैं। तो बीजेपी एक जितना समय डिजर्व करती है उतना टाइम हम भी डिजर्व करते हैं, है ना। आप एंकर, आप किसके पक्ष में आप बल्लेबाजी कर रहे हो, आई डोंट केयर, बट आप ये ना कहो ना कि आप 4 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को दो और 10 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिए, हम लोग को दो। तो हमने इस मामले में देखा है कि कुछ ऐसे शोज हैं, चैनल्स हैं, मतलब चैनल्स तो नहीं कहूँगी, उस चैनल पे कुछ ऐसे शोज हैं जिस पे मुर्गा लड़ाई नहीं होने देते हैं। कहते हैं ये आपकी बारी है, आप अपनी बात रखिए, जितना क्रॉस क्वेश्चन करना होगा खुद एंकर कर लेंगे। तो हमको लगता है कि न्यूज़ 24 पर गरिमा जी का शो है, अगर और जो है कि संदीप चौधरी जी का शो है वो चलाते हैं, तो वो भी बीच में नहीं बोलने देते हैं। आप अपनी अपनी बात रखिए, और इक्वली सबको भाई बीजेपी से पूछना है सवाल तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन। और कई सारे ऐसे चैनल हैं जिसपे मतलब 1 घंटे बैठने के बाद तो लगता है कि काश मैं 30 सेकंड अपना बात यहाँ रख पाती। कौन है? सारे चैनल, सारे ही चैनल। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि अब देखिए, आप प्रवक्ता हैं, भाजपा से ही प्रवक्ता आते हैं, मेनली आपको तो भाजपा वालों से ही बहस करनी होती है, क्योंकि वो आकर के ज्ञान दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसमें भी कौन से प्रवक्ता है जो ठीक लगता है और कौन से प्रवक्ता है वो जो स्पीचलेस कर देते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि बड़ा अच्छा बोले, इसलिए क्योंकि यार क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, इस टाइप का कुछ होता है। तो कौन से ऐसे प्रवक्ता है बीजेपी में? जीरो। अच्छा, कोई नहीं लगता कि जिससे बहस कर सके। हम लोग जो प्रवक्ता नहीं थे या सुनते थे, या इनके एक राज्यसभा मेंबर हैं ना जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा जी। मतलब सब इतना, मतलब एक मीडिया ने ऐसा विकिपीडिया बीजेपी के विकिपीडिया इस तरीके से उनको बना रखा था, और इतना झूठ बोलते हैं इतना झूठ बोलते हैं वो, कि मतलब अगर उनको कोई सवाल आपने पूछा और उनको जवाब नहीं आ रहा है ना, तो 4 दोहा मारेंगे। तो आप भी इस लोग याद करके 4 नहीं भाई, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सीधे फैक्ट पे बात करेंगे कि हाँ हमने क्या दिया देश को, यूपीए में रहे या बिहार में हमने क्या दिया और आपने क्या दिया। आप हमेशा वो 70 साल आप नहीं करते रहोगे। लेकिन ये जो जंगल राज की बात करते हैं, जो पीक पे जब आप बताए थे कि राष्ट्रीय पार्टी भी रही है, तो उस समय जो जंगल राज की बात है, वो टर्म बीजेपी ने तो दिया नहीं, जंगल राज, पटना हाईकोर्ट ने वो टर्म दिया था कि जंगल राज है। तो इस मामले को आप अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना एज अ प्रवक्ता कि हाँ भले ही गलत रहे हैं लेकिन हमको डिफेंड करना है। क्या ये मजबूरी आती है क्या कभी? देखिए, आप देखिए, हम लोग की सरकार थी, है ना, और पटना में जल जमाव हो गया था। अभी दिल्ली में कितना जल जमाव हो रहा है हर जगह। तो अधिकारियों को खुद पटना कोर्ट ने समन किया, बुलाया, बोला भैया जंगल राज बना रखे हो क्या, कुछ तो करो इसका। वो जो पानी का जल जमाव हो चुका था, और उसी को लेकर राबड़ी जी तब मुख्यमंत्री थी, उसी को लेकर इन्होंने बनाया कि जंगल राज आ चुका है।
जंगल राज आ चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब नेशनल टेलीविजन तथा कथित उस पर यह नहीं कहा जाता होगा कि बिहार में जंगल राज था और इनकी सरकार आ जाएगी जंगल राज हो जाएगा। लेकिन बाहुबलियों का दौर भी तो नहीं, रहा था आप उस समय। सुनिए ना, हम अब जो बात हम कह रहे हैं उसको हमें पहले खत्म कर लीजिए पूरा। अब बताइए, अभी इस समय बिहार में जो क्राइम का रेट है, हर गली पे, हर चौराहे में, हर घर में, हॉस्पिटल तक पे, रेलवे स्टेशन तक पे इतना क्राइम हो रहा है। आज ही एक बच्ची का गैंग रेप हो गया, 2 बाइक पे सवार गुंडों ने उठाया, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी। आज ही ये न्यूज आया है। और हर रोज आता, नालंदा में एक महिला का आपने भी तो वो देखा होगा कि कील ठोक दिए जाते पैरों में, रेप करके मार दिया जाता। हर रोज ऐसी घटना आती है और हर तरह के क्राइम की तुलना, क्योंकि ये कंपैरिजन करते हैं ना, हम क्राइम का कंपैरिजन नहीं करना चाहते, क्राइम क्राइम होता है। लेकिन इस समय बिहार में क्राइम 300% ज़्यादा है 1990 से 2005 के बीच में। तो हम इसको महाजंगल राज किसी को नहीं दिख रहा है। मीडिया पे जो तमाशा होता है उस पे नहीं दिखाया जा रहा है। लालू जी का राज था, जंगल राज। अभी क्या है? तो दरअसल क्या हुआ था, ये जंगल राज का पूरा नैरेटिव बनाया गया था कि कैसे इनकी सरकार को खत्म किया जाए। और सिर्फ एक नैरेटिव नहीं था, तमाम नैरेटिव बनाए गए थे। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनको अंगूठा टेप से लेके, अंगूठा छाप से लेके, गंवार से लेके न जाने क्या क्या कहा। जंगल राज आ गया है। फिर ओबीसी जो है, जो एक बड़ा वोट बैंक हुआ करते थे हमारी पार्टी के, फिर उनको कैसे तोड़ो। फिर नीतीश कुमार जी को एक चेहरा बनाया गया और ओबीसी इसको तोड़ा गया, एक पार्ट ले जाया गया। फिर थोड़ा सा हिंदुत्व का उसमें तड़का लगाया गया, कम नहीं हुआ। फिर जो अपर कास्ट वोट है वह भी हमारे रघुनाथ झा जी हो, रघुवंश बाबू जी हो, तमाम शिवानंद तिवारी जी हो, तमाम लोग हमारे पार्टी में थे। वोट आता था, वो सांसद बनते थे, मंत्री बनते थे। फिर एक दिन खबर चलाया गया, नेशनल चैनल, एक अखबार आया, उसमें लिखा गया लालू जी ने बोला भूरा बाल साफ करो। इसका कोडिंग किया गया कि जो अपर कास्ट, डोमिनेंट अपर कास्ट बिहार में है, उनको खत्म करने के लिए बोला गया। आज तक किसी को भी ऐसा क्लिप या बोलते हुए कुछ कहीं पर मिला नहीं मिला। एक बनाया गया कैसे पहले अपर कास्ट वोट काटो, कैसे फिर ओबीसी और बीसी में लड़ाओ, इसका वोट काटो, फिर यादवों में बताओ कि 4 गोत्र होते हैं, कैसे यादवों को तोड़ो। और इसी पे लालू जी ने बोला था ना, यादव टूटे वाला हो, इसी पर बोले थे। तो ये फिर दलित वोट को कैसे काटो, फिर ये तमाम स्ट्रेटजी के बाद, और उसमें जंगल राज लेकर आओ, बदनाम करो। और इसके बावजूद भी आज आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम मीडिया की वजह से नहीं, मीडिया की वजह से नहीं, हम मीडिया के बावजूद भी हैं। चलिए, आपने महिलाओं की बात की, आपने ओबीसी की बात की, आपने फॉरवर्ड क्लास की बात की। आप एक महिला हैं और मेरा सवाल यह है कि आरजेडी में SC ST कम्युनिटी से कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं को टिकट दी जाती है, और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी? जी बिल्कुल। और अगर कम दी जा रही है तो क्यों, और आगे का आपका क्या विजन है इसके लिए? कम कतई नहीं दी जा रही है। हमारे पिछली बार सबसे ज़्यादा हमने महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया था, बहुत नहीं जीत पाई, सीटें नहीं निकली। तो उसके बाद चाहे मुन्नी रजक जी हों, उनको विधान परिषद भेजा गया, और उर्मिला जी हों, उर्मिला ठाकुर जी हों, जो कि आती हैं दलित समाज से, दोनों लोग आती हैं। फिर उनको अति पिछड़ा समाज से आती हैं, उनको फिर विधान परिषद भेजा गया। सारिका पासवान जी हमारी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जिनके लिए एक आदमी कहता है कि इस औरत का साया साड़ी खोल के सड़क पर नचाएंगे और रेप की धमकी देता है, उस आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गाड़ी, अपने हवाई जहाज तक बुलाते हैं और वहां पर नतमस्तक होते हैं उसके सामने। और ऐसे आदमी को खुद बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हुए हैं, दोनों मिलकर स्वागत करते हैं, गमछा उड़ाते हैं और अपने पार्टी बीजेपी में स्वागत करते हैं। तो आप एक महिला का साया साड़ी उतार कर सड़क पर नचाएंगे, कहते हैं कि ये सारिका पासवान 100-100 में बिकने वाली, 100-200 में बिकने वाली लौंडिया है एक, करेक्ट। और ऐसे व्यक्ति को खुद मोदी जी नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं अपने पार्टी में। मैं इतने कम उम्र में हम लोग को, मुझे हो, प्रियंका भारती जी हो, हम सबको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हम लोग छात्र विंग से निकले हुए लोग हैं। मैं ना जेएनयू आने के बाद ना लेफ्ट में गई ना राइट में गई, मैं सबसे पहले मैंने चुना छात्र विंग, आरजेडी का छात्र विंग, और छात्र विंग से डायरेक्ट उठाकर पार्टी ने हमें नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया। तो यहाँ हर चीज की बाउंड्री खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप और पार्टी पे ट्रस्ट रहता है। व्हाट अबाउट ST women in RJD? ST women की हमने बात की। आज भी सबसे ज्यादा MLCs अगर ST से आती हैं तो RJD में हैं, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव बना के, हमारी जितनी सीटें बचती हैं, हमारी जितनी सीटें होता है ना कि हाँ आपके इतने विधायक हैं, इतने विधान परिषद में चुनकर जा सकते हैं, हमने दिया है।
देखिए यात्राएं चल रही हैं, जी। उसमें वोट चोरी पे बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं पीडीए की भी बात हो रही है, पिछड़ों की, वंचितों की बात हो रही है। अभी जनगणना मैं क्योंकि मैं इसमें ऐड कर देना चाहती जी हूँ, जी प्लीज। भगवतिया देवी का नाम आपको याद है? नहीं। यही प्रॉब्लम, गया जी से थी वो भगवतिया देवी, हम्म। पत्थर तोड़ने वाली। हाँ। अब आपको उससे याद आ गया। हम्म। ये जब जेपी आंदोलन चल रहा था, हम्म। उन्हें संसद उन्हें भेजा गया, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उन्हें किनारे करने की कोशिश की। लालू जी ने एक पत्थर जी। तोड़ने वाली हम्म। समाज से एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को सांसद सांसद का टिकट बनाकर दिया। भेजा। जी। उसके बाद फिर जब वो नहीं रही, फिर उनकी बेटी को विधायक का टिकट मिलता रहा उन गया जी से, अभी नहीं है वो। तो आरजेडी करती है, बीजेपी में दे कोई, और एससी एसटी महिलाओं का, ओबीसी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। इसीलिए तो हमारी डिमांड थी कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल जो 29 तक इन्होंने लटकाया, उसमें कोटा विद इन कोटा दिया जाए। एससी एसटी विमेन, ओबीसी विमेन के ही स्ट्रगल के लिए वो पार्लियामेंट में पहुंचे, वो विधानसभा में पहुंचे, विधान परिषद में पहुंचे। इसीलिए तो हम वो रिजर्वेशन की मांग किए थे। और अब जाकर बीजेपी उसको पास कर दिया बिना कोटा के। तो मुकेश साहनी ज़्यादा सीट शेयर की बात कर रहे हैं, तो कितना आप उनकी बात को मानेंगे और कितना आरजेडी से नुकसान होगा, या मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, हर गठबंधन में, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया हो, जब 10 लोग रहते हैं, 10 पॉलिटिकल पार्टियां रहती हैं, और सबके अपने अपने कार्यकर्ता हैं, और सबके एम्बिशन होते हैं कि हम चुनाव लड़े, और उसके लिए कोई बार्गेन करेगा तो उसका शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। अगर वो कोई भी सीट मांग रहा है तो इसमें गलत है ही नहीं ना, सबको मांगने का अधिकार है। अब उसमें बैठ कर देखा जाता है कि हाँ ये पार्टी है, ये इतनी सीटें जीत सकती हैं, ये कांग्रेस है, ये इतनी सीट जीत सकती है, और कौन कौन सीट जीत सकती है, और आरजेडी कौन कौन सीट जीत सकती है। क्योंकि इस बार बिहार में जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। बिहार में आर पार की नहीं, बिहार में सरकार बनाने की आर पार की लड़ाई है। नहीं, मुकेश साहनी की पार्टी दरअसल उनका एजेंडा यही है कि हमें आरक्षण चाहिए। और मेरा जो पिछला सवाल था वो ये था कि आपने जाति जनगणना करवाई जी, उसके बाद आपने आरक्षण की सीमा बढ़ाई 65% की जी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया आरक्षण को। आप बीजेपी कह रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्शन था, आपका जो स्टांस था वो क्या था आपकी पार्टी का? ये 65% जब आरक्षण बढ़ा, 17 महीने की सरकार थी, तभी से हमने मांग किया कि इसको 9th शेड्यूल में डालो। जी, ठीक है। 9th शेड्यूल में कौन डालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है, जो 2 पहिए पे खड़ी है, जदयू और टीडीपी। तो 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाला आपने? और आपके एक वकील जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर उस पर रोक लगवा देते हैं। तो आप एक बात बताइए कि अगर आपको आरक्षण बचाना होता बीजेपी को, जदयू को, तो वो 9th शेड्यूल में डलवा देते। सरकार आपकी है, पर आपने नहीं डलवाया, है ना, क्योंकि आप आरक्षण विरोधी हैं। दूसरा कि हम जब पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, है ना, कि बैन उस पर रोका कि नहीं होना चाहिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। शायद आपको ये भी खबर निकाल लेनी चाहिए थी। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और तेजस्वी जी ने कई बार अपने मंचों से कहा है कि हमारी सरकार जैसे बनेगी केंद्र में, हम इस 65% आरक्षण को 9th शेड्यूल में डलवाएंगे। और इतना ही नहीं, बीजेपी का बिहार में ही नहीं, अभी झारखंड में 14%, पिछले 2023 में 14% से बढ़ाकर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण 27% किया हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने। हम भी उसमें, हमारी भी भागीदारी है। जैसा आपने पूछा था कि हमारी और स्टेट में भी हमारा स्टेक है, ऐसा नहीं है। उस पे जो राज्यपाल हैं वो कुंडी मार के बैठ गए। राज्यपाल जब उस पर साइन करेंगे तभी ना वो बिल पास होगा। तो राज्यपाल कुंडी मारकर बैठ गए। और राज्यपाल किसके होते हैं? केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नुमाइंदे होते हैं। तो आरक्षण विरोधी कौन है? सबसे पहले मंडल कमीशन जब हमने लागू किया, मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकालकर वीपी सिंह की सरकार गिराने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कर्पूरी जी ने जब सबसे पहले आरक्षण लागू किया बिहार में, महिलाओं को आरक्षण दिया, ईबीसी को आरक्षण दिया, ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया, तो इन्होंने, संघ ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिरा दी। तो मंडल कमीशन के 2 रिकमेंडेशन अब तक लागू हुए हैं। एक तो वीपी सिंह जी की सरकार में, हमारी सरकार थी, एक यूपीए 2 की सरकार में। आप बताइए कि और जो रिकमेंडेशन है, जो बचते हैं 38 रिकमेंडेशन, उसमें से कितना बीजेपी ने लागू किया?
मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप नहीं, ये तो आप रिप्रेजेंटेशन बता सकते नहीं, हैं। आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम दलित को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, प्रियंका भारती कुशवाहा हैं, अति पिछड़े समाज से आती हैं, सारिका पासवान जी दलित हैं, मैं ओबीसी हूँ, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि उर्मिला ठाकुर जो ईबीसी हैं, अभी आपको बताया मुन्नी रजक जो दलित समाज में से आती हैं। इस सबको कौन दिया है? अभी बीजेपी आपने ने- जब कोर्ट की बात हुई, आपने कहा भाजपा ने, इन्होंने कहा कोर्ट ने, आपने कहा भाजपा ने, तो आप जो कह रहे हैं कि भाजपा के कोर्ट हैं, ये कह रही हैं आप? नहीं नहीं, भाजपा के कोर्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कतई नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये बंद हो या आरक्षण लागू ना हो पाए, इसके लिए जो वकील गया हुआ था इसको लेकर रोकने के लिए, वो भाजपा द्वारा अपॉइंटेड था। इवन आप देख लो, हमने जब जातिगत सर्वे कराने की बात की, और जातिगत सर्वे को सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने रोक दिया। गया कौन था बैकडोर से रोकवाने? बीजेपी का। और उसके बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दिया, बोला ये सेंसस नहीं है, सर्वे कराने का अधिकार राज्यों के पास है, सेंसस कराने का अधिकार वो केंद्र सरकार के पास है। तो सर्वे हुआ। तो हमेशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने बैठाए गए नुमाइंदे से, चाहे वो राज्यपाल हों या चाहे उनके वकील हों, चाहे किसी भी तरीके से, और बहुत सारे हमने ऐसे भी देखा है। अगर हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या बोले कि इस देश में जो होगा वो जो बहुसंख्यक मतलब हिंदू हैं उनके अनुसार लॉ चलेगा। ये कोर्ट का कोई जज बोल सकता है क्या? ये गलत है? सही है? इसका ये मतलब नहीं है ना कि कोर्ट में अगर कोई जज बैठा है और वो इस तरह के बयान दे, सांप्रदायिक बयान दे, बीजेपी के एजेंडे पे बयान दे, तब भी हमें मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको पहले भी जब criticize कोर्ट करने में का हुआ है, अधिकार चाहे हो। चारा घोटाला वाली बात हो, उसमें जब कोर्ट ने कार्रवाई की, वो 96-97 की शायद बात है वो, और 2013 में शायद चाईबासा वाला जो मामला था उसमें आरोप वगैरह तय हुए थे, तो इस समय तो भाजपा नहीं थी ना। 2013 में जो सारी चीजें हुई, जेल जाने आपके की पास बात मिस हुई। इन्फॉर्मेशन है, मैं बताती हूँ। कैसे? लालू जी के ऊपर सबसे पहला एफआईआर हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। 13 ही दिन की सरकार बनी थी, गिर गई थी, और उसी 13 दिन में लालू जी पर केस हो गया। और 2013 में जो और आपको एक फैसला आया और था, बता देती हूँ, और आपको और बता देती हूँ, लालू जी को जो सजा का आप बात कर रहे हो ना, वो लोअर कोर्ट से मिला है, वो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है। तो कई बार ऐसे होते हैं केसेस जो लोअर कोर्ट देती है फैसले, वो फैसले जाकर अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पलट जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने सजा दे दिया लोअर कोर्ट ने तो यही लड़ाई खत्म हो गई। हमारी लड़ाई वो चलती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप ये बताओ ना, चारा चोर कौन है? जगन्नाथ मिश्रा है। लालू जी के साथ 55 अधिकारियों पर केस हुआ था। जितने ही अपर कास्ट अधिकारी थे सबके सब बरी कर दिए गए, सबके सब बरी कर दिए गए। तो पार्टी का मसला नहीं है, कास्ट का मसला था। डेफिनेटली कास्ट का, सत्ता का मसला था। सत्ता, कास्ट, जगन्नाथ मिश्रा पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ये आप सुनिए ना, ये लल्लन सिंह जो हैं जदयू के, हमारे साथ आते हैं तो क्या करने लगते हैं कि लालू जी को तो फंसाया गया था, लालू जी को तो फंसाया गया था, इनका तो कुछ ऐसा था नहीं, इनको मिलकर फंसाया गया था। शिवानंद तिवारी जी ने जो खुद उसी केस में उनका बने हुए थे शामिल, लेकिन बाद में उन्होंने पलटा कि नहीं ये सब कॉन्स्पिरेसी हुई, और जगन्नाथ मिश्रा उनको छोड़ दिया गया। 55 वो अधिकारी जो अपर कास्ट थे उनको छोड़ दिया गया और लालू जी के लिए फंसा दिए गए। जब कोई भी घोटाला होता है किसी भी राज्य में, मतलब आप सोचो ना, किसी भी राज्य में किसी हर जगह घोटाला होता है। अब बिहार में हुआ, एक इंजीनियर के घर पर रात भर नोट चलाया गया, सुबह तक जलाने के बावजूद भी सुबह 100 करोड़ रुपए उसके घर पर मिले। तो ये जो घोटाला होकर इंजीनियर के घर पर पैसा आया, इसका नेक्सस निकालोगे तो ऊपर तक जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अकेले गिरफ्तार कर लिया जाए और बाकी सबको छोड़ दिया जाए? लालू जी के साथ तो यही हुआ ना। अगर डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, अगर आप गोपालगंज टू रायसीना पढ़ी होंगी या लालू जी की जो सुनी होंगी सब, तो जो घोटाला हो रहा है, अधिकारी लोग जिस डिपार्टमेंट में घोटाला कर रहे हैं, सारे के सारे अधिकारी छूट गए। जगन्नाथ मिश्रा 87 से ये केस चारा घोटाला का आता जा रहा था, होता चला गया और लालू जी को फंसा दिया गया। क्या बात करते हो आप लोग? अच्छा, आप लोग भी वैसे ही सवाल कर रहे हो जैसे कि गोदी मीडिया करती है। अरे बिल्कुल नहीं, मैं सोची थी कि ठीक है आप लोगों ने बोला कूल डाउन होकर, मैं कूल डाउन होकर आराम से बात करेंगे। एकदम गोदी मीडिया वाले सवाल हैं। सॉरी, ये गोदी मीडिया वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चंस हैं वही है।
वही है। आप सीधे बताओ कि 55 अपर कास्ट जिसमें मोस्टली ब्राह्मण थे अधिकारी कैसे छूट गए? जगन्नाथ मिश्रा जिसके समय से ये चोरी होती चली आ रही थी वो आदमी कैसे छूट गया? उस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी थे वो अधिकारी सारे कैसे छूट गए? और आप एक मुख्यमंत्री बैठकर हर डिपार्टमेंट में काम करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दीजिएगा और 13 दिन की आपकी सरकार है, आप FIR कर दीजिएगा, तो ऐसे नहीं होता ना। अब आपको मैं बताती हूँ और डिटेल में। 2015 ये केस जो है ना, 2011 में CBI ने बोला इस पर कोई सबूत नहीं मिला है, CBI ने केस को क्लोज कर दिया। 2015 विधानसभा चुनाव आया और 2015 में नीतीश जी और लालू जी फिर से साथ आए चुनाव के समय, फिर से इस केस को रीओपन कर दिया गया चुनाव के समय पर। फिर ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। कब? जब नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, फिर से ये ठंडे बस्ते में चला गया। और उसके बाद फिर रीओपन कब केस होता है? जब फिर से लालू जी और नीतीश जी साथ में आकर अभी 17 महीने की सरकार बनाते हैं। तो इनका जो कार्रवाई होता है ना करप्शन पे, ये सब पे बड़ा सीजनल होता है। यही मैं कह रही थी कि ये तो बहुत क्लीन दिख रहा है। जो 2014 के बाद चाहे लैंड फॉर जॉब वाला शायद 2023 में मामला ये लोग खोले थे, ये मुझे साफ दिख रहा है कि ये तो अफेक्टेड लैंड है। फॉर जॉब में आपको ये अफेक्टेड है, ये दिख रहा है कि एक पार्टी की तरफ से है। भी आपको बता देती हूँ। CBI ने कहा आप रिपोर्ट दीजिए, कोर्ट ने कहा कि आप रिपोर्ट CBI को रिपोर्ट लाइए। CBI के पास कोई रिपोर्ट नहीं थी। CBI ने क्या कहा कि हम सप्लीमेंट्री डेटा तैयार कर रहे हैं। और कितने साल से? 2-3 साल से CBI सप्लीमेंट्री डेटा तैयार कर रही है, क्योंकि इनके प्राइमरी डेटा में कोई सबूत ही नहीं मिला। तो ये बड़ा आसान है जंगल राज कह देना, बड़ा आसान है लैंड फॉर जॉब कह देना। अरे भैया, तुम्हारी सरकार है, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, राज्य में निकालो ना सबूत। बस मीडिया पे बैठकर हेडलाइन बनाना, और अभी जितने सारे करप्ट हर जगह भरे पड़े हुए हैं, करप्ट को मुख्यमंत्री बना दो, करप्ट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना दो महाराष्ट्र में, करप्ट को मुख्यमंत्री बना दो आसाम में, है ना, और 100-100 करोड़ रुपए तुम्हारे घर में हर रोज जले। सृजन घोटाला किसने किया था? तो आपको ये लगता है क्या कि ये जो नया कानून आया अभी कि 6 महीने जेल आप रहेंगे, आप सत्ता, फिर आपका की सांसदी चली जाएगी, सारी चीजें, ये क्या विपक्ष को स्पेशली टारगेट करने के लिए सबसे किया पहली गया है? बात कि ये कानून पास ही नहीं होता। इसके लिए 361 टोटल नंबर चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो इनके पास है नहीं। तो किस लिए लाया गया था? ये लाया गया था वोट चोरी के मुद्दे को पहले दबाने के लिए। और क्योंकि इस बिल का हम विरोध करते ही करते, ये डिक्टोरियल एक बिल है, इसका बिल का विरोध करते, तो ये नैरेटिव बनाया जाता पूरे चैनलों पर कि देखो विपक्ष करप्ट है तभी इसका समर्थन नहीं कर रही है। कोशिश पूरी हुई तो थी। जज लोया का केस खुलवा दीजिए ना, हम समर्थन कर देंगे। अच्छा, वापस लौट के बिहार पे आ जाते हैं। मैं बिहार की पलायन की आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ से मजदूर वर्ग दिल्ली और गुजरात की तरफ पलायन करते हैं, तो आने वाले चुनावों में आपका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें आप किस तरीके से पलायन को रोकने के लिए कोशिश करेंगे? और अभी जो पलायन हो रहा है पिछले इन सरकारों में हुआ है, वो किस लेवल पे हुआ है? देखिए, पलायन का जो इशू है वो तभी खत्म होगा जब आप जॉब वहाँ क्रिएट करोगे। मोस्टली क्यों लोग जा रहे हैं बाहर पे पढ़ने? हमारा भी परिवार बाहर गया, हम लोग पढ़ने ही गए थे, ठीक है, हमारा भी परिवार वहीं से, हम भी पढ़ने गए थे कि हम लोग की स्कूलिंग हो, ये हो। पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है, हो रहा है बिहार में, कि ताकि आपकी अच्छी स्कूलिंग हो, आप इसलिए आपके पेरेंट्स बाहर भेजते हैं और आपको जॉब मिले, आप जॉब करने के लिए बाहर जाते हो, आप रोजगार के लिए बाहर जाते हो। और जब तक इस सब की समस्या खत्म नहीं की जाएगी बिहार में, पलायन नहीं रुकेगा। तो हमारा यही सवाल है कि प्रधानमंत्री जी गए थे 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, शुगर मिल, हाँ, तो ये कि भाइयों और बहनों मैं ये आऊँगा तो ये चीनी मिल खुलवाऊंगा और यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊँगा। आज तक वो चीनी मिल नहीं खुला है। भाइयों और बहनों, ये पर यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री लगेगी, ये होगी, कितना 2015 में इन्होंने सौदा पर कर दिया था, नीलामी कर दी थी बिहार की। कैसे? कितना दे दूं? 50 करोड़ दे दूं, 60 करोड़ दे दूं, चलो 1.25 लाख इतना करोड़ देता हूं। आज तक बिहार को पैसा नहीं मिला। हमने कहा स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, वह भी नहीं मिला। तो कैसे रुकेगा पलायन? तो आप बिहार में इनसे पूछिए, जो जदयू है, जो बीजेपी है, जिनकी 20 साल से सरकार है, कितने सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज बिहार को इन्होंने दिया? 20 साल में कितना दिया इन्होंने? वही लालू जी थे, जेपी जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी बनाए, आपको मधेपुरा में यूनिवर्सिटी बनाए, विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी अभी चली गई है बंटवारे के बाद झारखंड में, वो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया। ऐसे तमाम छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने की उन्होंने बनवाया। लेकिन इनका क्या है?
कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हम कब से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो जब स्कूली शिक्षा को, जब आप यूनिवर्सिटीज़ को व्यवस्थित नहीं करोगे तो लोग बाहर पढ़ने जाएंगे। जब आप रोजगार नहीं दोगे, इंडस्ट्री नहीं दोगे, तो बाहर जाएंगे। तो हमारा यही है, हमारा जो तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि हम पटना में एक आईटी हब बनाएंगे। जब वो आईटी हब बनेगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि लोग आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये इंडस्ट्री आप नहीं लगाओगे ना, लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे। और जो टैलेंट बिहार का है, वो टैलेंट जब बाहर जाता है, वो टैलेंट बिहार में रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है वहाँ रोजगार पैदा करना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोलना, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ खोलना। और 20 साल से ये सरकार किस बेसिस पे है भाई? 20 साल से जंगल राज, महाजंगल राज, जनता ऊब गई है। कुछ ऊपर का बात कर लीजिए। और वही जंगल राज, वही लैंड फॉर जॉब, वही ये, इस सब से ना थोड़ा सा आगे बढ़िए। प्रशांत किशोर को आप अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं या कॉम्पिटिटर मानती हैं? क्योंकि जन स्वराज में बहुत से नेता आरजेडी के कार्यकर्ता जन स्वराज की तरफ जा रहे हैं। नाम बताइए। कार्यकर्ताओं का नाम तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, तो कैसे आपको मालूम? बहुत सारे ग्राउंड लेवल की बात है ये। नहीं, हमारा ग्राउंड लेवल का रंग नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? नहीं। चलिए, तो क्या आप उनको अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं? क्यों माने भाई? फिर कौन है क्या वो नुकसान पहुंचाएंगे आपको? भाजपा है। पहुंचाएंगे भाई, क्यों पहुंचाएंगे? बिहार में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है टोटल, और इसीलिए एनडीए बौखलाई हुई है। मोदी जी जो अपने माँ के गाली का इशू बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास ये बैंकरप्ट, दिवालियापन आ चुका है मुद्दों का। तो ये किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी का मुद्दा और जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे कैसे डाइवर्ट कर सकें, जो हो नहीं रहा है। और जहाँ तक देखिए, ये दूसरों की डिग्री पे मैं ये लाइन ऐड करना चाहते हैं, इसमें दूसरों की डिग्री पे बड़ा सवाल उठाते हैं। प्रशांत किशोर पांडे उर्फ डिग्री पांडे, ठीक है, राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं कि 40 जिला का नाम इनको नहीं मालूम होगा, और जिला है सिर्फ 38 बिहार में, ठीक है। तो ये डिग्री पांडे हैं जो, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं हर साल। पिछली बार के चुनाव में एक पुष्पम प्रिया करके आई थी, हवा में उड़ गई, फिर वापस चली गई। तो ये बिहार एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। क्या लगता है नीतीश जी अगले चुनाव में फिर से, हर बार जैसे ही होता है कि ये पार्टी का कम हुआ है वोट, उसका ज्यादा हुआ है, नीतीश जी पलट जाते हैं? पर केवल वो अकेले नहीं पलटते, आप लोग भी तो स्वीकार कर लेते हैं ना उनको। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि नीतीश जी, उनका हेल्थ ठीक नहीं है। अच्छा। है ना? आप सोचिए ना कि बिहार में एसआईआर जैसा मुद्दा 2 महीने इलेक्शन के पहले हो गया और पूरा विपक्ष मैदान में उतर गया, सड़क पर उतर गया। क्या नीतीश कुमार जी को आपने देखा है कि एक बार भी आकर कहीं पर मीडिया में ऐसे विपक्ष में एसआईआर के बारे में बोले हो? लास्ट भी वीडियोस जो आई थी उसमें काफी बीमार लग भी रहे थे। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी भी स्टेट में होता, ले सपोज अभी यूपी में होता एसआईआर, तो क्या सपोर्ट में या विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान आता कि नहीं आता? जरूर आता। वो तो वेस्ट बंगाल में होता, ममता बनर्जी का आता कि नहीं आता? ममता जी का भी आता, लेकिन नीतीश जी का नहीं आया। तो इसका मतलब है कि बिहार में चल क्या रहा है ये नीतीश जी को पता ही नहीं है। नीतीश जी टोटली अचेत अवस्था में हैं। जो सरकार चलाई जा रही है बिहार में, वो कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए कुछ एजेंट हैं जो जदयू की पार्टी चला रहे हैं। एजेंट मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, और वो पूरी तरीके से अब तो मतलब जदयू के दफ्तर के सामने बीजेपी के पोस्टर लगते हैं। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जदयू को पूरी तरीके से निगल जाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता क्या पार्टी। वैसा ही होगा जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ? महाराष्ट्र कांड, देखिए महाराष्ट्र कांड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकी सरकार ही नहीं बनेगी, तो वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट है आप। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, तो लोग अभी भी नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से आ जाती है? शराबबंदी मुद्दा है, हर स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, हर जगह मिलेगा आपको। बिल्कुल, हाँ, ग्राउंड पे रहते हुए देखा है मैंने, पुलिस वालों के पास तक होता है। हर जगह है, कहाँ नहीं है। लेकिन दरअसल क्या हुआ, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को मूर्ख बनाया गया, क्योंकि लोग शराब पीकर आते थे, पीटते थे, या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है, दिन भर कमाते हैं, शाम को शराब पी जाते थे। तो एक बहुत बड़ा महिलाओं को बोला गया कि हम जो शराबबंदी कर रहे हैं ताकि हस्बैंड तुम्हारे नहीं पी कर आएंगे, लेकिन कितने लोग जहरीले शराब से मरे।
हर जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा डेली खबर आ जाती डेली है। खबर आती आपके है। पास क्या काट है इसकी, उन महिलाओं को जो कि शराबबंदी के वजह से खुश होकर के इनके साथ गई थी नीतीश के, उन महिलाओं को साथ लाने के लिए क्या काट है आपके पास? देखिए, तेजस्वी जी ने इस पर जो है कि पिछले बार चुनाव में भी और बीच में भी बोलते रहते हैं कि शराबबंदी को आप इस तरीके से बंद कर दोगे, है ना, और उसके बाद क्या होता है, यूथ जो होते हैं वो अल्टरनेटिव नशे की तरफ, फिर कुछ लोग अल्टरनेटिव नशे की तरफ जाने लगते हैं। और अभी बीड़ी पर जीएसटी हटा दिया, है ना, तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं स्वागत कर रहे हैं उसका। क्यों? वो सिन गुड्स में नहीं आता है। बीड़ी पीकर लोगों का लंग्स खराब नहीं होता, कैंसर नहीं होता है। तो मतलब आप एक तरीके से शराबबंदी को आप बहुत बड़ा, है ना, अच्छा चीज़ है आप कह के महिलाओं की सिंपैथी और वोट खींच रहे हो, दूसरी तरफ आप बीड़ी पे जीएसटी हटाने का स्वागत कर रहे हो। तो हमारा ये मानना है कि चाहे वो ताड़ी हो, वो नेचुरल पेय पदार्थ है। लालू जी हमेशा से कहते थे, जैसे हमारी सरकार बनी, तेजस्वी जी भी कहते हैं, अगर आप सुने होंगे, कि हम ताड़ी पे जो बैन है ना, हम उसको हटा देंगे। कारण है कि ताड़ी एक बहुत बड़े समाज का, पासी समुदाय का वो बिजनेस हुआ करता था, जो नेचुरल पेय पदार्थ है, तो उस पर बैन हटेगा। शराब को आप कंट्रोल करिए ना, ऐसे भी शराब बिक रही है। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या, सेंट्रल को, सब, हर सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत होता है, आपको भी ये मालूम है। और आप इसके चलते बिहार में जहरीली शराब आने लगी है और पूरा एक लॉबी बन गई है, और वही लॉबी सिर्फ बिहार में शराब बेच सकती है। तो दरअसल ये सरकार शराब बंदी हुई नहीं थी, ये शराब का पूरा ठेका जो है वो कुछ लोगों के हाथ में नीतीश जी ने दे दिया था। अच्छा, अभी आप क्योंकि मामला बहुत गंभीर जो है होते जा रहा है धीरे धीरे बातचीत, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि क्यों बैन हुई है मैम गोदी मीडिया से। जिस तरह से जब आपने सब बोला है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि लेकिन पॉलिटिक्स के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। नहीं यार, सबके लिए खुले हुए हैं पॉलिटिक्स के दरवाजे। हम लोग काफी लकी हैं कि आप हमारी पहली गेस्ट हैं, आप आई इस तरह से। मुझे ये जानना है अब, क्योंकि बहुत राजनीति की बातें हो गई हैं, जैसा कि शुरू में कहा कि पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह के मजेदार बातें भी होंगी, हम सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी, सारी चीजें होंगी। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बोला, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब जाना होता है टीवी डिबेट में आपको, तो प्रैक्टिस किस चीज की करती हैं आप? काम रहने की करती हैं, या फिर इस तरह से जैसे अभी आपने डांटा है उस तरह से डांटने की प्रैक्टिस करती, चिल्लाने, इनको इन्हीं की भाषा में बताऊंगी मैं। ये होता है, देखिए वो है कि हम गांधी जी के इस बात से एकदम सारी बात मानते ही, ये नहीं मानते कि आपके गाल पे कोई एक तमाचा मारे, दूसरा गाल भी दिखा दो, हम नहीं मानते। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं, हम वो नहीं है। हम कहते कोई हमारे गाल पे एक तमाचा मारेगा, हम पलट के दोनों मार देंगे। ठीक है, तो ये है, तो सब कुछ मानते हैं, बस यही नहीं मानते। दूसरा ये है कि देखिए, पहली बात यह है कि टीवी डिबेट्स में जो होता है काम रहने का, और जब से हम लोग डिबेट में जाने लगे हैं तब से हमारी जो वो होता है ना कि मानसिक रूप से स्ट्रांग होना, थोड़ा सा और हो गए हैं हम लोग। अच्छा। है ना, थोड़ा सा और हो गए हैं, तो कुकुर झोंझों की आदत हो गई है। हाँ, क्योंकि आप फिर काम रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर आपका बीपी हाई होगा, हेल्थ को भी आपको ध्यान रखना है, उनको टीआरपी चाहिए मिल जाएगी, पर हमारे हेल्थ का क्या होगा, है ना। और दूसरा ये होता है कि चलो हमें 1 घंटे हम बैठ रहे हैं वहाँ पर, और हमें 1 मिनट भी मिल रहा है या 30 सेकंड भी मिल रहा है, फैक्ट टू फैक्ट हम अपनी बात कहेंगे। हमें हमारी बात जनता तक पहुँचना चाहिए, है ना, हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म है। हमारी बात जनता तक पहुँचना चाहिए, हम वो पहुँचाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है, ये 1 to 1 होता है, जैसे कि हाँ, हम राजनीतिक दल हैं, हमें मीडिया की ज़रूरत है, किसी भी राजनीतिक दल को मीडिया की ज़रूरत होगी, लेकिन मीडिया को भी राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है ना। हमें जितनी ज़रूरत उनकी है, उनको भी उतनी ज़रूरत हमें भी है, हमारी भी है। तो क्या इसीलिए वो जो 14 लोगों को बैन किया था, वो बैन टिका नहीं है आप लोगों का? जो इंडिया ब्लॉक ने बैन किया था 14 एंकर्स को, याद होगा आपको, उसमें चित्रा वित्रा सब लोग थे, वो बहुत दिन तक टिका नहीं था बैन जो था। हम इनके शोज में नहीं जाएंगे। नहीं, उसके बाद आप देखी होंगी कई सारे एंकर्स बाद में आने लगे कि ये तो ठीक है, झुकते झुकते रेंगने ही लगे, है ना, बहुत माफी के उस वेश में आ गए, और फिर उनकी टीआरपी धड़ाम से फिर गिरने लगी। फिर नहीं, हम अब वो होता है कि चलो नहीं ठीक है, हम ज़्यादा हो गए थे, अब इतना नहीं करना चाहिए, हमें भी इनको स्पेस देना चाहिए। और हमारा भी यही मानना है, हमारा ये मानना है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमें भी उनकी ज़रूरत है, उनको भी हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अगर आपके यहाँ आते हैं, हमारी पार्टी हमें भेजती है, टाइम देती है, तो आप रेस्पेक्टफुली हमें भी कुछ समय दीजिए, बिल्कुल, है ना, हम अपनी भी बात डिलीवर कर सकें। और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बीच में कूदेंगे और सिर्फ पर्सनल अटैक। जब उनके पास कुछ नहीं बचता ना,
तो सिर्फ पर्सनल अटैक पे उतर जाते हैं, गाली गलौज पे उतर तो जाते हैं। पर्सनल लाइफ इसीलिए ज्यादातर मैं देखती हूँ जो महिला प्रवक्ता है वो छुपा करके रखती है, क्योंकि छुपाना पड़ता हाँ, है ना, छुपाना पड़ता है। फिर वो ट्रोलिंग शुरू हो जाती हाँ, है, हाँ, घर तक फिर पहुंच वो जाते ना, हैं वो तो। हाँ ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। फिर वो आजकल तो एआई इतना मिसयूज करते हैं ये लोग कि पता चला कि चेहरा आपका, बॉडी किसी और का लगा है। हाँ, हाँ, ये तो अच्छा, बहुत मेरा है। सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ। वुमेन स्पोक पर्सन होने के नाते आप इस तरह की ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पे जो हुटिंग वगैरह होती है उसको आप कैसे मैनेज करते इग्नोर हैं? कर देते हैं। द बेस्ट है ना, यही। आप क्या करोगे, आप ट्रोलर्स का जवाब दे नहीं सकते क्योंकि उनका ओरिजिनल फेस तो उस पर होता नहीं है ना। और उन अपना ना प्रोफाइल लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं। अगर आप पुलिस कंप्लेन भी करोगे तो कोई पुलिस आपकी सुनेगी नहीं, है ना। तो हमारा यही होता है कि इग्नोर कर आपकी इस देना जब बात तक ने वो- मुझे भी होपलेस किया और बहुत सारी लड़कियों को होपलेस करेगा कि एक प्रवक्ता एक पार्टी की इतनी बड़ी और वो कह रही है कि पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने कंप्लेन किया, एक लड़के ने सोशल मीडिया पे, वो मैं नहीं हूँ, किसी और की मोस्ट एक किया लड़की उसने। की वल्गर फोटो लगाकर, बहुत वल्गर फोटो लगाकर उसने लिखा कि ये आरजेडी की प्रवक्ता है ना, भटूरे खाते हुए और इस तरह से गंदा फोटो लगाकर। और उस पे हमने पुलिस को बताया, पुलिस कंप्लेन की, लेकिन जानते हो किसकी सरकार है, पुलिस भी किसकी। अभी यही कोई और कर रहा होता तो दबोच एक दी आखिरी जाती। सवाल और, क्या ये छवि बदल रही है आरजेडी की कि आरजेडी एक यादव मुस्लिम पार्टी है, बदल रही है? कौन कह रहा है आरजेडी एक यादव मुस्लिम पार्टी है? कौन कह रहे हैं? मैंने आपको अभी बताया, 3 बार हमारी सरकार रही स्टेट में, हम यादव और मुसलमान वोटर से बस सरकार में रह गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। और अगर आज बीजेपी के पास देश भर में वोटर्स हैं, वोट मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है, अगर सरकार बना रही है, तो क्या बीजेपी के पास हमेशा से सबसे ज़्यादा वोटर्स थे? कभी 2 सांसद हुआ करते थे, कभी एक भी स्टेट में सरकार नहीं थी, तो आज हैं पावर में, आज सबसे वोटर्स हैं, सांसद इतने हैं। तो ऐसा नहीं होता। कांग्रेस भी कभी इतने हाई मेजोरिटी में थी 1972 के पहले भी, और उसके बाद भी इंदिरा जी फिर से आई थी मेजोरिटी में। तो ऐसा नहीं होता। जो देश के वोटर्स होते हैं ना, उनको कोई अपनी बपौती नहीं बना सकता, सबसे पहली बात, कोई भी नहीं। साइकिल है, चलता हाँ, रहता है। साइकिल है, ये चलता रहता है, कोई भी नहीं बना सकता। और किसी की भी सत्ता परमानेंट नहीं होती, है ना। तो 2000 हम जब पहली बार लालू जी जीत कर आए थे ना, तो उस समय 80% उन्होंने ओबीसी, SC, ST के जो समुदाय से हैं, कैटेगरी से हैं, उनको सबसे ज़्यादा टिकट दिया था सबसे पहले। और उसमें 80% पे उन्होंने 60% जो है यूथ को टिकट दिया था, जो अंडर 30 थे, जो चुनाव लड़ने के एज में आकर 30-35 प्लस, इसमें सब 60% कैंडिडेट को, क्योंकि लालू जी भी खुद यूथ थे, यंग थे ना वो भी, तो अपने साथ वो यंगस्टर को लेकर चले। तो जो अगर लालू जी के साथ जो लोग हैं नेता, अगर देखिएगा तो वो लालू जी के एज के, चाहे वो रघुवंश बाबू जी हो, शिवानंद तिवारी जी हो, तो एक साथ में निकले हुए लोग हैं। तो तेजस्वी जी भी कहीं ना कहीं ये हमें दिखाई भी देता है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यंगस्टर को साथ में लेकर चलो, क्योंकि वो यूथ लीडर हैं और उनको एक लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है ना। और जब आपको लंबी राजनीतिक पारी खेलनी होगी तो फिर आप अपने हम उम्र यंगस्टर को हर एक बैकग्राउंड से, चाहे वो प्रियंका भारती जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सारिका पासवान जी हो, या पार्टी के अन्य जो हमारे MP MLA हैं, वो सारे हैं, तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा यूथ को फोकस आरजेडी कर रही है। मैं आप ही लोग के सामने एक सवाल पूछ देती हूँ। हम अभी रिसर्च स्कॉलर थे, PhD जमा किया है, प्रियंका भी PhD कर रही हैं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो इतना कम उम्र में अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दियो, और जो दिख रहे हो चेहरे। बना देना भी एक अलग बात है, जो दिख भी रहे हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए। काबिलियत है आपके अंदर, इसलिए देखा होगा। नहीं, काबिलियत के साथ साथ लीडरशिप का भरोसा। तो ये लीडरशिप का भरोसा आपके अंदर दिखाया है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा। आखिरी सवाल के बाद एक और आखिरी सवाल है इनका, हमारा भी आखिरी सवाल इंतजार कर रहा है वैसे तो। ठीक है, आपको मौका मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि हार्वर्ड से आपके पास कॉल आ रहे हैं लगातार, तो क्या ये सिलसिला जो आपका है राजनीति में ख़त्म होने जा रहा है चुनाव के बाद, या आप जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिए कई सांसदों के जो SC ST OBC कम्युनिटी से आए हैं और बाहर के हैं, जैसे आप यूपी से हैं लेकिन बिहार में लड़ सकती हैं, या फिर आप हार्वर्ड जाएंगी, या फिर आप यहाँ पे चुनाव लड़ने का सोच रही हैं आने वाले सालों में, कहाँ दिखती है? देखिए, सबसे पहले कि ये हमारे एक भैया हैं, है ना, वो विनोद भैया, हाँ, वो खुद हार्वर्ड रिटर्न है और वो अपना NGO वगैरह चलाते हैं, जिसमें मैं भी पार्ट हूँ, मैं भी उसमें वर्क करती हूँ। तो ये उनका सपना है कि मैं हार्वर्ड जाऊँ, और अभी भी मतलब हार्वर्ड से एक प्रोफेसर आए थे 2-3 दिन पहले, मैं उनसे मिली,
तो वो लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। और एक प्रोफेसर है जिनका काम जो है वो हमारे बैकग्राउंड से मैच करता है, तो उन्होंने बात किया कि नहीं आप यहाँ पर आइए, है ना, आपका यहाँ पर हो जाएगा। वो चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे राजनीति में बहुत मजा आने लगा है। तो आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और एक्सप्लोर करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करूंगी। मैं जहाँ भी रहूंगी, मैं दिल्ली रहूं, मैं पटना रहूं, मैं सासाराम रहूं, मैं गया रहूं, मैं जौनपुर रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, या मैं हार्वर्ड रहूं, जहाँ भी रहूं, मैं इस काम को कंटिन्यू रखूंगी। अपनी राजनीति को अपने पार्टी की वकील, प्रवक्ता के तौर पर, या जो भी रोल पार्टी हमें सौंपती है आगे, जो भी रोल सौंपती है, क्योंकि कम उम्र में अगर तेजस्वी जी ने, लीडरशिप ने हम पे भरोसा जताकर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और हम सबको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, हाँ मैंने सुना वो वाला, है ना, बहुत अच्छे कर रहे हो। तो वो उससे क्या होता है ना, आप लोग के अंदर मोटिवेशन आता है ना, कि अगर मान लीजिए आप, ये आपका पहला शो है, आप शुरू कर रहे हो और कोई इसको देखा और वो देखते ही बोले बहुत अच्छा है ना, तो आपके मन में जो मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही, ये वाला जो डाउट होता है ना, वो खत्म हो जाता है। फिलहाल तो डाउट में हम हैं। आगे बढ़ते रहो। नहीं, डाउट बिल्कुल नहीं। और एक आखिरी सवाल और निवेदिता, इनका तीसरा आखिरी सवाल हो गया है, बस ये आखिरी है मेरा, इसके बाद नहीं होगा हमारे पास। मैंने अपनी रिसर्च यहाँ रख दी है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप बहुत नज़दीकी से अब देख रही हैं अभी जो आरजेडी पार्टी है, तो तेजस्वी यादव की आरजेडी में और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में क्या फ़र्क है? देखिए, आरजेडी में कोई फर्क नहीं है, आरजेडी वही आरजेडी है ना। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कि देखिए, दौर भी अलग होते हैं, हर रोज़ कुछ न कुछ नया नया परिवर्तन आता है। लालू जी का समय एक अलग समय था, तेजस्वी जी का समय एक अलग समय है। लालू जी के टाइम पे वो कहते हैं कि हाँ, हमने जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे संविधान में है, वो शायद सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस एक तरीके से हमने कोशिश की कि फुलफिल हो, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस जो है ना, वो अभी पीछे रह गया था। तो तेजस्वी जी का ये है कि हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो तीनों लेकर चलेंगे, और खासकर जो मॉडर्न आजकल हमारा समाज जिस तरीके से, जिस रफ्तार से आगे जा रहा है ना, उस रफ्तार के साथ जो अन्य प्रदेश हैं, है ना, हमें उनसे कंपटीशन करना है, हमें अपने प्रदेश को आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है इकोनॉमिक जस्टिस, उसकी तरफ काम हो रहा है। और आइडियोलॉजी वही आइडियोलॉजी है, आरजेडी वही आइडियोलॉजी, आरजेडी वही है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़कर उस पर तेजस्वी जी आगे काम कर रहे हैं कि यूथ को लेकर आओ। लालू जी भी अपने समय में यूथ को लेकर आए, फिर एक लंबी पारी वो चले। राजनीति में जो भी नेता यूथ को लेकर, हाँ मोदी जी कहते हैं दूसरे पार्टियों में यूथ नहीं, यूथ को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, अपनी पार्टी में कुछ 75 साल का जो है लिमिट, उसको पार हो जाए लेकिन गद्दी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अब देखिए, अभी क्योंकि तेजस्वी की भी बात हो रही है, तो आप बता रहे हैं कि स्टेप आगे बढ़ा है, और इतनी देर से जो हमारी बात हो रही है उसमें हमने हर तरीके से कि फेमिनिज्म की भी बात कर ली, कि औरतों का भी रोल है, सामाजिक जो न्याय की बात है वो भी कर ली, लेकिन अंत में अब देखिए, वोट चोरी का मुद्दा जो है बड़ा बना, फिर ये माँ की गाली वाला मुद्दा इन्होंने काउंटर में दिया। लेकिन जब भी, जैसे लास्ट टाइम में बिहार इलेक्शन में जब थी, चाहे लोकसभा के टाइम पे रहा हो या फिर विधानसभा के, तो अंत में लोगों ने बोला कि हम तो अपने जाट वाले नेता को वोट करेंगे, डजंट मैटर कि कौन से पार्टी के हैं। आपको ही पता है, ग्राउंड पे यही हकीकत देखने को मिलती है, खासतौर से जो पिछड़े लोग हैं, गाँवों में हैं, कहते हैं कि अरे हमारे जात के जो नेता है हम उनको देंगे। तो क्या लग रहा है, इतना बड़ा आपने इतना बढ़िया मैटर उठाया है, इतना बड़ा मुद्दा कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन फिर वहीं अंत तक आते आते आपको लग रहा है जो गांव की जनता वो समझेगी और वो जाति पे वोट नहीं करेगी? देखिए, हम अगर ये कहेंगे कि आप, वो लोग कह रहे हैं जाति पर वोट करेंगे ना, वो मैटर रिप्रेजेंटेशन का है, दरअसल वो रिप्रेजेंटेशन का है। और जो वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा था ना, वो इसलिए जरूरी था ताकि एक ट्रांसपेरेंट है ना इलेक्शन हो सके। और जो इस तरीके से ये लोग चुनाव के जस्ट पहले 2 महीने के पहले गए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो वोट काट देंगे, 65 लाख लोगों का वोट काट दिया, तो इसके लिए ज़रूरी था कि ये पब्लिक को अवेयर करना कि ये मतलब कर क्या रहे हैं ये। और अभी आप देखेंगे तो लोग जाकर अपना, अगर नाम कट गया है तो उसमें ऐड करवा रहे हैं, तो और मुर्दा भी जिंदा हो गए इसमें बहुत सारे है ना, आकर चाय भी पिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के साथ। तो ये ज़रूरी था। हालांकि अभी भी हमें ट्रांसपेरेंट चुनाव आयोग की तरफ से जो धमकी तंत्र हो चुका है उसकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं अपने ही जात को वोट देंगे, इसलिए जरूरी है रिप्रेजेंटेशन।
कारण ये है कि आज हर एक समाज के लोग ना इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने अवेयर हो चुके हैं कि वो देख लेते हैं कि हमारा कोई सदन में हमारे लिए आवाज उठाने वाला है या नहीं है। बिल्कुल है ना? हाँ, महिलाएं चाहती हैं कि हाँ, महिला हो, उनकी महिला तरफ से, हो, हाँ। जो महिलाओं के मुद्दे वहां पर उठाएं, या दलित समाज के चाहते हैं कि एक हमारे समाज का हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई है या वहाँ नहीं है। तो ये जो अवेयर हो गए हैं लोग, इसके लिए जरूरी है कि समाज के हर एक तबके से, है ना, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और वो दिया जाता है। और ये अगर कोई कहे कि जात जात देखकर ही जात वोट कर देता है, देखता नहीं है कि किस पार्टी का है, ये मसला जाति का है ही नहीं, ये मसला रिप्रेजेंटेशन का है। हाँ। तो ये जो हमारा शो रहा पहला, इस सीरीज का पहला शो है ये काफी मुझे लग रहा है सक्सेसफुल रहा। और क्योंकि आप आई हैं तो आमतौर पे आप वीडियो में हमारे कमेंट्स देखेगा, ये बोलते हैं कि आप लोग तो विपक्ष वालों की तरफ से बोलते हैं, तो ये जो अच्छा रहा, ये जो गर्मा गर्मी वाला थोड़ा माहौल हुआ, और ये हम बिल्कुल रखेंगे। मैं ना आपको ना, ये आप गोदी मीडिया वाले हैं, आप गोदी मीडिया वाले हैं, तो ताकि लोगों को पता चले कि कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरफ से हैं या फिर हम अपने वालों, कोई हमारा अपने, हम पत्रकार हैं, हमारे अपने विचारधारा के तौर पे तो हम नहीं कहेंगे, वैसे मित्रता है, पहले से मित्रता है और हमेशा बनी रहेगी। तो इसी तरह से मजेदार बातें जब आपने गोदी मीडिया का हमको तमगा दिया, उसकी वजह से आपको फायदा और हुआ है कि मैंने तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ नहीं पूछा है। आप ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, तो ऐसे ही आपको जो है देखने को मिलेगा कि हम लोग, चाहे आरजेडी से लोग हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा से हों, जो भी आरोप लगे, सवाल तो पूरे पूछे जाएंगे और जवाब भी सुनेंगे। अरे डांट दिए, बिल्कुल आप सुना सकते हैं क्योंकि हमने वैसा क्वेश्चन पूछा है, पर क्वेश्चन पूछने में कमी नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास जो है जो गेस्ट आएंगे, अच्छी खासी मजेदार बातें होंगी, आपको फुल रिसर्च्ड क्वेश्चंस भी इनकी तरफ से मिलेंगे और हमारी तरफ से आपको मिलेंगे कि ये लोग कैसे क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, तमाम बातें होंगी। मजा भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, और कैसे टीवी पे काम होता है, नेता लोग कैसे काम करते हैं, पत्रकार का तो हम बता देते हैं, नेता लोग कैसे करते हैं हम नेताओं से ही जानेंगे, और आधे से ज्यादा तो कंचना मैम ने खुद ही बता दिया है। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही प्यार देना होगा इस शो को जितना हमारे बाकी शोज को दिया है। तो बहुत शुक्रिया मैम, आपसे मिलने का, और बहुत मजा आया बातचीत करके। मतलब आज लगा कि आज बहस हुई है और हमने मौका पूरा दिया है, हम ये नहीं कह सकते 30 सेकंड में काटा है। तो बहुत अच्छा लगा। और मैम बहुत अच्छा लगा, जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे और फिर देखेंगे कहीं हम, आप गोदी मीडिया हमको तब भी मान रही है कि नहीं मान रही है। बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। हाँ, ये भी कहना होता है। और हाँ, शेयर कर दें और इन्हें आगे बढ़ाएं। हाँ, अब तो मैम भी कह रही हैं। हाँ, अब मैम, आप, हमारा पहला ये शो रहा, आप हमारे बारे में कुछ बता दीजिए, शो के बारे में कैसा लगा आपको? देखिए, शो निराशा तो नहीं हुई? नहीं, निराशा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा ऐसा सवाल पूछेंगे लोग। नहीं, शो बहुत अच्छा रहा, अच्छे से बातचीत हुई। ये जैसा सवाल इन्हें पूछना चाहिए इन्होंने वैसा सवाल पूछा है, और मुझे जिस एग्रेशन में जवाब देना चाहिए मैंने उस एग्रेशन में जवाब दिया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा शो रहा, आप लोग देखेंगे, आप लोग को पसंद आएगा, और इसको आगे बढ़ाइए और इन्हें सपोर्ट करिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।